अफगानिस्तान का नाम सुनकर एक ही बात याद आती है, वो है तालिबान। लेकिन आपको ये सुनकर विश्वास ही नहीं होगा कि अफगान की करेंसी सिर्फ पाकिस्तान रुपए से ही नहीं बल्कि इंडिया के रुपये से भी बेटर परफॉर्म कर रही है। आज $1 की वैल्यू 83 इंडियन रुपीज़ है और वही $1 की वैल्यू 285 पाकिस्तानी रुपीज़ है, लेकिन सिर्फ 77 अफगानी की वैल्यू $1 है, क्योंकि यहाँ आजकल पैसों की बारिश हो रही है। डॉलर्स में हार्ड कैश यहाँ प्लेन में पहुँचता है, लेकिन इसका फ़ायदा वहाँ के आम आदमी को नहीं बल्कि तालिबान को होता है। क्या दूर से गरीब दिखने वाला अफगानिस्तान एक्चुअली बहुत अमीर है? क्या जैसे अफगानिस्तान क्रिकेट में एक अंडरडॉग है, क्या वैसे ही उसकी इकोनॉमी भी अंडरडॉग है? क्या वहाँ की इकोनॉमी में कुछ हिडन जिम्स छुपे हुए हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1 द अंडरडॉग्स। पिछले 40 सालों से अफगानिस्तान वार के चपेटे में है। पहले सोवियत रशिया, फिर अमेरिका और अब तालिबान अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली उनकी इकोनॉमी पे होता है। 2021 में अमेरिका ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया अपने आर्मर्ड फोर्स को अफगानिस्तान से निकालने का। उन्हें लगा था कि अब वहाँ पे सिचुएशन स्टेबल है और वहाँ की सरकार लोगों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सच कुछ और था। 15 अगस्त 2021 तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया और इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान एस्टेब्लिश किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के ज़्यादातर देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि सारे देशों ने अफगानिस्तान से ट्रेड ऑलमोस्ट 100% रोक दिया। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान पर सैंक्शंस लगा दिए ताकि उन्हें दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करना मुश्किल हो जाए। इसीलिए अफगानिस्तान दुनिया के गरीब देशों में शुमार होता था। तालिबान कंट्रोल से पहले अफगानिस्तान के टोटल जीडीपी का 40% फॉरेन एड से आता था, लेकिन फिर ये कट ऑफ हो गया। अकॉर्डिंग टू एशियन बैंक, अफगानिस्तान के 49% लोग बिलो पुअर्टी लाइन रहते हैं। अफगानिस्तान का जीडीपी अराउंड $14 बिलियन का है और यहाँ 4 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग एक इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और इस इनफॉर्मल सेक्टर की रिपोर्टिंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल, औरतों का एजुकेशन अलाउड नहीं है, उन्हें काम करना भी अलाउड नहीं है। कुछ गिने चुने काम ही है जो वहाँ की औरतें कर सकती है और इन पैसों पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होता। मानो कि अफगानिस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर एक अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी चल रही है जिसके साइज का हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। इस अंडरग्राउंड इकोनॉमी की पाकिस्तान और ईरान के साथ ट्रेड चल रहा है। इतनी सारी एडवर्सिटी में भी अफगानिस्तान के अंडरडॉग्स लाइफ की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। चैप्टर 2 तालिबान पैसे कहां से कमाता है। अफगानिस्तान एक गरीब देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिनके कंट्रोल में है वो भी गरीब है। अब तालिबान की बात करते हैं। तालिबान दुनिया का रिचेस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो 4 तरीके से पैसे कमाता है: फॉरेन डोनेशंस, ड्रग ट्रेड, कंट्रोलिंग ट्रेड रूट्स, माइन्स एंड मिनरल्स। CIA मानती है कि रशिया, चाइना और पाकिस्तान तालिबान को डोनेशंस के रूप में फंड करता है। अमेरिका की क्लासिफाइड रिपोर्ट कहती है कि तालिबान ने गल्फ देशों से $106 मिलियन कमाए। इनमें सऊदी अरबिया, UAE और कतर से आने वाले इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन शामिल है। एस्टिमेट्स कहती है कि फॉरेन डोनेशन से तालिबान $500 मिलियन हर साल कमाता है। दूसरा सोर्स है ड्रग ट्रेड। अफगानिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है। हर साल 1.5 से 3 बिलियन का ओपियम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तालिबान $400 मिलियन ड्रग ट्रेड से कमाता था, लेकिन हाल ही में उनकी पॉलिसी में चेंजेस आई। अब पॉपी उगाना इलीगल हो चुका है, यहाँ तक कि उनके नारकोटिक डिपार्टमेंट जाकर पॉपी के खेत बर्बाद करता है। तीसरा सोर्स है कंट्रोलिंग ट्रेड रूट। ट्रांसपोर्टेशन अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा बिजनेस है। जो रूट्स तालिबान के कंट्रोल में है उनसे गुजरने पर ट्रेडर्स को टैक्स देना पड़ता है। जब अमेरिकन ट्रूपर्स अफगानिस्तान में थे तो उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान शुरू किया, जिसके अंडर 14,000 प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन हो रहे थे। इनमें सलमा डैम, अफगानिस्तान पार्लियामेंट बिल्डिंग,
नेशनल म्यूजियम ऑफ अफगानिस्तान और काबुल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। अमेरिका ने $141 बिलियन और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साथ आकर $30 बिलियन इन प्रोजेक्ट्स पर लगाए। लेकिन इनका सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये रिंग रोड, जो कि कंप्लीटली फेल हो गया, क्योंकि जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स रोड्स पर आते थे, तालिबान उससे आकर कैप्चर कर लेता था। ट्रेड रूट से गुजरने वाले सामान को जाने के लिए तालिबान पैसे लेता था, जिनसे उन्होंने 2003 से लेकर 2021 तक करोड़ों डॉलर्स कमाए। आखिरी सोर्स है माइनिंग। अफगानिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री $1 बिलियन की है और यहाँ स्मॉल स्केल पे माइनिंग चलती है। यहाँ बड़े बड़ी मशीन्स के साथ भी छोटे मैनुअल लेबर्स के साथ माइनिंग होती है, जिसमें से 25 से 30 माइन्स पर तालिबान का कंट्रोल है। इन माइन्स से जनरेट होने वाला रेवेन्यू $10 मिलियन का है। ये डाटा 2021 से पहले का है, जब तालिबान की सरकार नहीं थी। अब सारा का सारा तालिबान के कंट्रोल में है और वही डिसाइड कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत, क्या लीगल है और क्या इलीगल। चैप्टर 3 हिडन जिम्स ऑफ अफगानिस्तान। 100 साल पहले अगर कोई कहता कि मिडल ईस्ट कुछ ऐसा दिखेगा तो ये किसी फैंटेसी मूवी का सीन ही लगता। लेकिन आज मिडल ईस्ट का डेजर्ट एक इकोनॉमिक ओसिस बन चुका है, क्योंकि यहाँ ब्लैक गोल्ड मिलता है, यानी ऑयल। इसकी शुरुआत 1908 में ईरान से हुई, जिसके बाद मानो एक चेन रिएक्शन सी स्टार्ट हो गई। सऊदी अरबिया, इराक, यूएई जैसे देशों में धीरे धीरे सारा ऑयल पाया गया। ऑयल हमारी गाड़ियों का फ्यूल है। अगर आप गाड़ी नहीं भी चलाते, फिर भी ऑयल से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना पड़ता होगा, जैसे प्लास्टिक के बोटल्स, टायर्स, कैंडल्स, कॉस्मेटिक्स, इवन टूथपेस्ट में भी पेट्रोलियम के कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। यानी आपकी लाइफ ऑयल पर फुल्ली डिपेंडेंट है। और ये वही ऑयल है जिसकी वजह से मिडल ईस्ट की तरक्की दिन दुगनी रात चुगनी हो रही है। लेकिन अब ऑयल का ज़माना पुराना हो चुका है। फ्यूचर है सिर्फ वाइट गोल्ड का, यानी लिथियम। वही लिथियम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में यूज़ होता है। अफगानिस्तान को सऊदी अरबिया ऑफ लिथियम कहते हैं, क्योंकि यहाँ $1 ट्रिलियन के लिथियम रिजर्व्स हो सकते हैं। अगले 20 सालों में लिथियम की डिमांड आज से 40 गुना बढ़ने वाली है, और ये बात चाइना जानता है। शायद इसीलिए चाइना ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज भी किया है। चाइना का फोकस लिथियम पर होने वाला है, और चाइना ऑलरेडी दुनिया के टोटल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोडक्शन मार्केट का 57% कैप्चर कर चुका है। गवर्नमेंट सपोर्ट, मार्केट कंडीशंस और लोकल सप्लाई इसके लिए जिम्मेदार है। लिथियम के माइनस को कंट्रोल करने से उन्हें अगले 20 सालों के लिए काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। इसीलिए चाइना दुनिया भर में लिथियम प्रोजेक्ट्स कैप्चर कर रहा है। जहां दूसरे देश तालिबान से बिजनेस नहीं करना चाहते, चाइना बिजनेस डील लेके रेडी है। चाइना अफगानिस्तान के साथ $10 बिलियन की बिजनेस डील साइन करने जा रहा है, इस प्रॉमिस के साथ कि इस डील के बाद अफगानिस्तान में जॉब्स बढ़ेंगी, तरक्की होगी, पैसा आएगा। चाइना यहाँ लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। 1 ट्रिलियन लिथियम डिपॉजिट्स के लिए बस वो 10 बिलियन ही दे रहा है। अगर वो एक्चुअली 1 ट्रिलियन वैल्यू लिथियम निकाल पाया तो उससे 100 गुना फायदा होगा। That is very huge। आज की घड़ी में भी तालिबान गोल्ड, जिमस्टोन्स और रूबीज माइनिंग करके 200 से 300 मिलियन डॉलर कमा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान के माइनिंग सेक्टर को पूरी तरह से कमर्शलाइज करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत है। आज अफगानिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो है, उन्हें सही तरह से यूटिलाइज करने के लिए कैपिटल और इक्विपमेंट की कमी है। ये चीज़ उन्हें चाइना प्रोवाइड कर सकती है। अमेरिका ने मदद करने से इनकार किया है। उसकी वजह से एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है जो चाइना फील कर सकता है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि अफगानिस्तान की करेंसी इंडियन करेंसी से ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कंपैरिजन सिर्फ करेंसी के वैल्यू से नहीं है। फैक्ट ये है कि 2023 के तीसरे क्वार्टर में अफगानिस्तान दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर डॉलर्स की बारिश होती है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्लेन से हार्ड कैश उनके 19 NGOs तक पहुँचता है जो अफगानिस्तान में रिलीफ का काम करते हैं।
ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कैश अफगानिस्तान जाते हैं और इसी वजह से अफगानी करेंसी स्ट्रॉन्ग बनती है। ये पैसा आम लोगों के लिए नहीं बल्कि तालिबान के काम आता है। लॉजिक सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई को हम मार्केट फोर्स कहते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम तो प्राइस बढ़ेंगे, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस घटेंगे। जब तालिबान पावर में आया तो अमेरिका ने उनके सारे फॉरेक्स रिजर्व्स बंद कर दिए, यानी उनके सारे डॉलर्स उनसे छीन लिए। उन्हें लगा कि अगर तालिबान को डॉलर्स मिलेंगे नहीं तो वो किसी से ट्रेड नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली हम उनके साथ नेगोशिएट कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ से अफगानिस्तान को अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एड मिलता था, वो भी डॉलर्स में। हिपोक्रेसी ये है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को एड के तौर पर 308 मिलियन डॉलर्स बेचता रहता था, लेकिन वहाँ के लोग डॉलर्स में कुछ खरीद नहीं सकते थे। उन्हें अल्टीमेटली ये सारे डॉलर्स तालिबान को देकर अफगानी लेने पड़ते थे। तालिबान अफगानिस्तान में लोगों के हाथ ये नहीं लगने देता। सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ अफगानी में ही होते हैं। जिन देशों की खुद की करेंसी स्टेबल नहीं, वो कैसे दूसरी स्टेबल करेंसी में रोज़मर्रा के काम करते हैं। ये बात शायद आपके लिए और मेरे लिए अजीब होगी, क्योंकि इंडिया में रुपये को छोड़कर कोई और करेंसी नहीं चलती। लेकिन अफगानिस्तान में पहले डॉलर्स भी चलते थे, लेकिन तालिबान ने इस पर रोक लगा दिया। तो इसकी वजह से अफगानिस्तान में डॉलर्स की डिमांड कम हो गई, और जिन लोगों के पास डॉलर्स थे उन्होंने वो बेचकर अफगानी करेंसी ले ली। अफगानी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। ये तालिबान का मास्टर स्ट्रोक है, जिसमें तालिबान को फ़ायदा है लेकिन एक आम आदमी को नुकसान है। तो ये डेवलपमेंट का कोई इंडिकेटर नहीं है। स्ट्रॉन्ग अफगानी करेंसी का मतलब ये नहीं कि वहाँ का एक आम आदमी खुशहाल है। मतलब यही है कि अफगानिस्तान इज़ ए रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल विद बेस्ट मिलिटेंसी एंड वर्स्ट लक, जो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा अंडरडॉग नाम प्रदान करता है, क्रिकेट के साथ इकोनॉमी में भी।